कहानी की शुरुआत होती है ताएजू से, एक ऐसे इंसान से जो अपनी जिंदगी में परफेक्शन का दीवाना है। वो हर चीज को हद से ज्यादा नियम और अनुशासन के साथ करता है। हर सुबह वो सिर्फ 135 कैलोरी का नाश्ता करता है, घर की हर चीज को उसकी सही जगह पर रखता है और यहाँ तक कि अपने सूट पर लगे छोटे छोटे धागे भी साफ करता है। परफेक्शन उसके लिए कोई आदत नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। हालांकि ये जिद एक बीमारी की तरह उसे जकड़ चुकी है, लेकिन उसे खुद इसका एहसास नहीं, क्योंकि इसी अनुशासन ने उसे जिंदगी में तरक्की दिलाई है। वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी NIS में एक काबिल एजेंट है। इन सब खूबियों के बावजूद ताएजू को जानवरों से सख्त नफरत है। एक दिन एक लिफ्ट में जब वो एक शख्स और उसके कुत्ते के साथ फंसा तो कुत्ते ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। मालिक ने माफी मांगते हुए उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन उससे पेशाब पूरे मुंह पर फैल गया। ऑफिस पहुंचकर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ जब उसके कलीग्स ने उसे प्रमोशन की बधाई दी। इसके बाद पूरी टीम को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग में बताया गया कि चीन से एक VIP मेहमान आने वाला है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। ये इवेंट चीन और कोरिया के बीच 25 साल के अच्छे संबंधों की खुशी में आयोजित किया गया है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब पता चला कि वो VIP कोई इंसान नहीं बल्कि मिन नाम की एक विशाल पांडा है तो ताएजू हैरान रह गया। जानवरों से नफरत के बावजूद उसने ये ड्यूटी वॉलंटियर के तौर पर ले ली ताकि उसकी प्रमोशन पक्की हो जाए। इवेंट के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई मिलिट्री डॉग्स को भी तैनात किया गया था। ताएजू की मुलाकात अपने जूनियर क्रोनी से हुई जो हाल ही में न्यूजीलैंड से लौटा था। क्रोनी ने उसे इंप्रेस करने के लिए एक खास पेन दिखाया जो 100 मील के दायरे में थोड़ी देर के लिए सारे बिजली उपकरण बंद कर सकता था। क्रोनी कोई बुरा इंसान नहीं था, बस किस्मत का मारा था। जहां भी जाता कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती, इसीलिए ताएजू ने उससे वो पेन ले लिया और उसे अपनी जगह पर शांत रहने की हिदायत दी। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और मिन स्टेज पर आई। सभी खुश हो गए और उसकी तस्वीरें लेने लगे, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने वहां हमला कर दिया। वे अपने साथ स्मोक बम लेकर आए थे। उन्होंने धुआं फैलाकर अफरा तफरी मचा दी और मिन को बेहोशी की गोली मारकर गाड़ी में बैठा लिया। क्रोनी ने यह सब देखा और गोल्फ कार्ट पर उनका पीछा करने लगा। ताएजू भी उसके पीछे था, लेकिन गुंडों ने उसके पास स्मोक बम फेंककर उसे चकमा दे दिया। इससे पहले कि वो उनका पीछा करता, क्रोनी ने अपने गोल्फ कार्ट से उसे टक्कर मार दी। गिरने से ताएजू का सिर जोर से जमीन से टकराया। बेहोश होने से पहले उसने एक मिलिट्री डॉग को अपनी तरफ आते देखा। कुत्ते ने व्यंग्य से कहा, इमरजेंसी के वक्त सो रहे हो? सारा डिपार्टमेंट हम कुत्तों की वजह से चल रहा है। जब ताएजू को होश आया तो उसने खुद को गले का पट्टा पहने हुए अपने घर में पाया। उसे पता चला कि NIS ने मीडिया को बता दिया था कि कल का इवेंट एक ट्रेनिंग ड्रिल था, लेकिन ये असल में मिन के अपहरण की खबर छुपाने का तरीका था। ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसे वही कुत्ता मिला जिसने एक बार उसके मुंह पर पेशाब किया था। अब हैरानी की बात यह थी, उसे कुत्ते की बातें समझ में आ रही थी। कुत्ता खुद से बड़बड़ा रहा था कि आज फिर से इसके मुंह पर मूतने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। यह सुनकर ताएजू घबरा गया। उसने सोचा शायद वो बीमार हो गया है, इसलिए जल्दी से एक दुकान पर गया और दवाइयां खरीदी। लेकिन होश तो तब उड़े जब दुकान के पेट सेक्शन में एक चूहे ने उसे अपनी तरफ बुलाकर खुद को खरीदने की गुजारिश की। पास ही एक और जानवर बोला, मुझे ले चलो अंकल, मैं बहुत बढ़िया हूं। ताएजू वहां से भागा। ऑफिस में घुसते ही फिश टैंक में तैरती मछलियां हंसते हुए बोली, कल तक प्रमोशन के सपने देख रहा था, आज नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। यह सुनकर वो आग बबूला हो गया और मछलियों पर चिल्लाने लगा। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसने अपने डायरेक्टर को बताया कि वो जानवरों की बातें सुन सकता है। डायरेक्टर को लगा कि सिर में लगी चोट का असर है। उसे कुछ दिन आराम करने को कह दिया। ऑफिस से निकलकर ताएजू सीधे चिड़ियाघर पहुंचा जहां एक नकली पांडा रखा गया था। यह पांडा दरअसल क्रोनी था जिसे कॉस्ट्यूम पहनाकर वहां छोड़ दिया गया था ताकि किसी को शक न हो। दोनों बात कर ही रहे थे कि क्रोनी ने गलती से अपनी कॉस्ट्यूम में आग लगा ली। उसे फिर अस्पताल जाना पड़ा। घर लौटते वक्त एक मादा गोरिल्ला ने ताएजू को रोककर कहा कि वो जानती है VIP पांडा कहाँ है। एक नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के बदले उसने ये जानकारी देने की पेशकश की। ताएजू मान गया। गोरिल्ला ने उसे एक कुत्ते के बारे में बताया जिसे अपहरणकर्ताओं की गंध याद है। अगर वो कुत्ता मिल जाए तो वो मिन तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। उस रात ताएजू उस कुत्ते के घर गया। वहां कुछ जानवरों को वो अपनी बहादुरी की कहानियां सुना रहा था कि कैसे उसने सर्बिया में कई सिपाहियों की जान बचाई थी। ताएजू को देखकर वहां के जानवरों ने हमला कर दिया, लेकिन उसने खाना आगे रखकर उनका ध्यान भटकाया और कुत्ते को लेकर भाग गया। घर जाते समय उसने कुत्ते से किडनैपर्स के बारे में पूछा, लेकिन चालाक कुत्ते ने कहा, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती भाई, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा।
ताए जू के घर आने पर कुत्ते ने जमकर खाना खाया और फिर पूरे घर में गंदगी फैला दी, जबकि ताए जू पीछे पीछे उसके पंजों के निशान मिटाता रहा। अगली सुबह ताए जू ने पहली बार अपना घर गंदा देखा और गुस्से में डांटने ही वाला था कि उसकी बेटी सियो यान अपने दो दोस्तों के साथ आ पहुंची। सियो यान और ताए जू के बीच काफी दूरी आ गई थी। मां के गुजर जाने के बाद और पिता की खतरनाक नौकरी की वजह से दोनों साथ नहीं रहते थे। आज उसका जन्मदिन था और ताए जू ने एक अच्छी पार्टी देने का वादा किया था। घर में गंदगी देखकर सियो यान समझ गई कि उसके पिता जन्मदिन भूल गए, लेकिन फिर जब उसने कुत्ते को देखा तो खुश हो गई। उसे लगा कि पापा ने उसके लिए कुत्ता लाया है। ताए जू सच्चाई बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। वे तीनों पार गए और दिन भर खूब मौज मस्ती की। शाम को बेटी के जाने के बाद आसमान में फूटती आतिशबाजियां कुत्ते को उस दुख भरे वक्त की याद दिला गई जब वो ऑपरेशन में था। ताए जू ने जब पूछा तो कुत्ते ने बताया उसे उस इंसान की खुशबू बहुत अच्छे से याद है जिसने सर्बिया में उसकी मालकिन सोफी को मारा था, और यही वही इंसान है जिसने मिन को अगवा किया है। कुत्ते ने बताया कि उस दिन वह और सोफी एक बम का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूर खड़े उस आदमी ने बम को ट्रिगर कर दिया। धमाके में सोफी की मौत हो गई। कुत्ते ने उस पर हमला किया लेकिन रोक नहीं पाया। हाँ, ये जरूर पहचाना कि उस आदमी की एक टांग नकली थी। कुत्ते की दर्द भरी कहानी सुनकर ताए जू का दिल भर आया। उसका मूड हल्का करने के लिए ताए जू उसके साथ खेलने लगा। इधर मिन खाना खाने से मना कर रही थी, वो सिर्फ बांस खाती थी। किडनैपर्स उसके लिए एक बांस के फार्म से बांस लेकर आए। अगले दिन ताए जू और कुत्ता उसी बांस फार्म पर पहुंचे। फार्म की मालकिन की पालतू बकरी से बात करके उन्हें किडनैपर्स की गाड़ी का सुराग मिला। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद दोनों को एक बायोटेक कंपनी के फाउंडर मानसी पर शक हुआ। उसकी तस्वीर देखते ही कुत्ते ने पहचान लिया और बोला, यही मिन का अपहरण करता है। दोनों मानसी के हेडक्वार्टर गए, जहां पता चला कि वो जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। पांडा के जीन्स इस्तेमाल करके एक ऐसा जीव बनाने की योजना है जिसे इंसान पालतू की तरह रख सके, इसीलिए उसने मिन का अपहरण करवाया था। ताए जू ने मानसी और उसके बॉडीगार्ड पर हमला करके उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गया। लेकिन एनआईएस के डायरेक्टर ने पूछा, तुमने किस आधार पर उसे पकड़ा? ताए जू का जवाब था, एक कुत्ते ने बताया। जांच में पता चला कि किडनैपिंग के वक्त मानसी कोरिया में था ही नहीं। बिना ठोस सबूत के एक निर्दोष नागरिक पर हमला करने की वजह से ताए जू को नौकरी से निकाल दिया गया। जेल से छूटते ही मानसी उन लोगों के पास पहुंचा जिन्हें उसने मिन के अपहरण की सुपारी दी थी। तब सामने आई असली सच्चाई। किडनैपर दिमित्री नाम का एक आतंकवादी था जिसने मानसी के चेहरे का हाईटेक मुखौटा पहना था। पांडा को अगवा करने के बदले दिमित्री ने मानसी से ऐसे विस्फोटक कैप्सूल बनवाए थे जिन्हें किसी को खिला दो और फिर रिमोट से उन्हें दूर से ही ब्लास्ट किया जा सके। ताए जू का कुत्ता, जो पहले से मानसी का पीछा कर रहा था, उनकी बातें सुनकर पूरी सच्चाई समझ गया। वो मिन के पास गया और दिलासा दिया, कोई ना कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। इसके बाद वो दौड़ता हुआ ताए जू के घर गया और घंटी बजाई, लेकिन ताए जू को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसकी वजह से ही नौकरी गई थी। मिलिट्री वाले कुत्ते को उठा ले गए और तय हुआ कि ऑर्डर न मानने की सजा के तौर पर उसे मार दिया जाएगा। सियो यान जब बाहर से लौटी तो पता चला कि कुत्ते को ले जाया जा चुका है। बेटी को दुखी देखकर ताएजू ने फैसला किया, अब और नहीं। वो मिलिट्री डॉग यूनिट में गया और कुत्ते को बचाकर लाया। कुत्ते को लेकर वे उस गोदाम में पहुंचे जहां मिन को रखा था। रास्ते में क्रोनी भी जॉगिंग करते हुए भटक कर वही आ गया था। ताएजू जानता था कि यह काम खतरनाक है, इसलिए उसने क्रोनी को बाहर ही रोका। ताएजू और कुत्ता चुपचाप गोदाम में घुसे। अंदर जाकर ताएजू ने बिजली बंद की और कई आतंकियों को काबू किया। फिर दिमित्री से आमना सामना हुआ। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दिमित्री ताएजू को मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर कुत्ते ने उसकी जान बचाई। वे मिन को लेकर जल्दी से भागे और पहाड़ी पर चढ़कर वहां खड़े बैलों को पीछा कर रहे आतंकियों की तरफ खदेड़ दिया। इस भगदड़ में क्रोनी भी एक बैल के साथ भग गया। सारी रात भागते भागते वे एक हाईवे पर पहुंचे। मौका देखकर एक बस में चढ़ गए। बस में ताएजू को एक इंसान दिखा जिसने पांडा का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। इधर गोदाम में मानसी पांडा के गायब होने पर आग बबूला हो रहा था। जब उसने दिमित्री से बदतमीजी से बात की तो आतंकियों ने उसे जबरदस्ती विस्फोटक कैप्सूल खिलाकर एक कमरे में बंद कर दिया। दिमित्री की असली योजना यह थी, मिन को कैप्सूल खिलाकर उस बड़े इवेंट में वापस भेज दो जहां चीन और कोरिया के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। फिर रिमोट से ब्लास्ट करके सबको मार दो। जब आतंकी गोदाम से बाहर गए तो एक जबरदस्त धमाका हुआ, यानी जो कैप्सूल मानसी को खिलाया गया था वो फट गया था। ताएजू ने एनआईएस के डायरेक्टर को अपने घर बुलाकर मिन से मिलवाया। उस वक्त वहां वे सारे जानवर मौजूद थे जिनसे उसने अब तक बात की थी। मिन को गाड़ी में बैठाकर इवेंट की तरफ रवाना हुए।
लेकिन रास्ते में गाड़ी से एक अजीब गंध आने लगी। अचानक दिमित्री के आदमी आए और मिन को उठाकर ले गए। ताइबू ने देखा लेकिन रोक नहीं पाया। उसने घर जाकर तोते को मिन को ढूंढने का काम सौंपा। दिमित्री अब मिलिट्री डॉग्स को विस्फोटक कैप्सूल खिलाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि वे भी उस इवेंट में तैनात होंगे। इस तरह वो उन सबको इंसानी बम की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। इवेंट शुरू हुआ। दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिले, लेकिन जैसे ही मिन स्टेज पर आई, दिमित्री ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। साथ ही धुआं छोड़ दिया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाहर से दरवाजे बंद हो गए, सब अंदर ही कैद हो गए। कैप्सूल फटने से कुछ सेकंड पहले ताए जू क्रोनी के पास पहुंचा और उसके पेन का बटन दबा दिया, जिसने वहां मौजूद सभी बिजली उपकरण बंद कर दिए। रिमोट काम नहीं कर पाया। सभी कैप्सूल कुत्तों के पेट में ही निष्क्रिय हो गए। दिमित्री भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते ने उसका पीछा किया। इस लड़ाई में कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया। दिमित्री उसे मारने ही वाला था कि ताइजू बीच में कूद पड़ा और दिमित्री को पकड़ लिया। अगले दिन जब ताइजू अस्पताल में उठा तो पता चला कि सीओ यान कुत्ते को जानवरों के अस्पताल में देखने गई थी, लेकिन वहां से डरकर वापस आ गई, ये सोचकर कि वो मर चुका है। बाप बेटी दोनों लिपटकर रोने लगे, लेकिन तभी डॉक्टर आया और बोला, चिंता मत करो, वो बस सो रहा है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अपनी बहादुरी के लिए कुत्ते को NIS की डायरेक्टर मेडल से सम्मानित करती है और ताए जो गर्व से मुस्कुराता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।